स्टूडेंट्स, अब हम लोग हिंदी मीडियम में आगे बढ़ते हैं और सारणी को आगे की ओर बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में सारणी के आगे चैप्टरों में देखते हैं क्या पढ़ना, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उप सारणिक और सखंड निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों आपको जब आ रहा है तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि आगे इन्हीं के आधार पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहले आप लोग उप सारणिक निकालना सीखे, उप सारणिक निकालने के बाद सखंड निकालना सीखे, और अभी हम लोग किसी वर्ग अवयव का सखंडज निकालना सीखते हैं। किसी वर्ग अवयव का सखंडज, सखंडज को अंग्रेजी में कहते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आपको क्या दिया रहता है बाबू, माना कि ए आई जे एक वर्ग अवयव दिया रहेगा, ठीक है। वर्ग अवयव को आप लोग उसका सखंड निकालते, सी निकालते हैं। कल आप इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने सी निकालना सिखाया था। सी बराबर सी आई जे या उसे ए आई जे से सूचित करते हैं, जहां सी आई जे या ए आई जे और ए आई जे का सखंड है। सखंड निकालना सिखा दिया। तो इतना काम आप लोग कर चुके हैं कि सखंड कैसे निकालते हैं, किसी वर्ग अवयव का सखंड। अब जो एक सी आपका अवयव बनता है उसका परिवर्त यानी सी डैश, उसका परिवर्त अवयव सी का परिवर्त को अवयव ए का एडजॉइंट यानी सखंडज कहते हैं। अवयव ए का क्या कहते हैं, सखंडज या एडजॉइंट कहते हैं। सी डैश को परिवर्त, परिवर्त कैसे निकालते हैं आप लोग को अवयव चैप्टर में पढ़ाए थे। आपको क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, स्तंभ को पंक्ति में बदल देना ही परिवर्त कहलाता है। और एडजॉइंट को हम लोग ए डी जे, एडजॉइंट ए से सूचित करते हैं। तो एडजॉइंट कैसे, मान लीजिए आपको कोई दिया रहेगा कि इसका आप सखंडज निकालिए, तो सखंड निकालने के लिए सबसे पहले उप सारणी, उप सारणी के बाद सखंड, सखंड के बाद सखंडज हम लोग निकालते हैं। और यही पर प्रोसेस में हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो आप देखिए आपको दिया रहता है ए आपको एक अवयव दिया रहेगा बाबू इस रूप में, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 दिया रहता है। यहां से आप लोग क्या निकालिएगा, सखंड निकालिएगा। सखंड, सखंड, सखंड को किससे सूचित करते हैं, सी से। आप लोग देखिएगा सी से, और ये क्या होता है इसके अव है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब ये सखंड जब निकल गया आपका, तो अब क्या कीजिएगा, आपको क्या निकालना, सखंडज, 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 ठीक है बाबू। इसको इंग्लिश में सूचित किया जाए, इसको सूचित किया जाता है एडीजे से, एडजॉइंट कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको सूचित किया जाता है एडीजे से। ये क्या होता है, सी डैश, इसका परिवर्त, इसका परिवर्त कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, ये R1 है, इसको C1 बना दीजिए। तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। बहुत आसान है सखंडज निकालना, बहुत ही आसान है बाबू। इसमें कोई काम ज्यादा नहीं करना है, बहुत आसानी से आप लोग को निकल जाएगा सखंड। सखंडज निकालना बहुत आसान है। यहां तक निकले तो उसका परिवर्त करके लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा हम लोग एक इस पे एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। अवयव दिया हुआ है का सखंड यानी एडजॉइंट ज्ञात करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसी तरह आपके आएगा। सबसे देखिए ए नहीं माना गया है, तो इसे ए से सूचित कर दिए। लेट ए बराबर 1, -1, 2, 2, 3, 5, -2, 0, 1। ठीक है बाबू। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, उपसारणिक, उपसारणिक,
उपसारणिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइनर। माइनर कैलकुलेट कीजिएगा कैसे? तो प्रत्येक का एक एक माइनर होगा। M11 M11। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को डिलीट कीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट। क्या बचा? 3501 निकालिए। 3 गुना 1 3 माइनस 0 गुना 5 0, तो ये हो जाएगा 3। M12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को डिलीट कीजिए। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 5 माइनस 2 1, ठीक है। तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 गुना 5 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा बाबू? 12। M13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ डिलीट कीजिए। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 3 माइनस 2 0, तो 2 गुना 0 0 माइनस 2 गुना 3 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब आ जाइए M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट। -1 2 0 1 कितना हो जाएगा? -1 0 -1। M22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट। 1 2 -2 1 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट। 1 2 -2 1, तो 1 गुना 1 1 माइनस 2 गुना 2 -4, तो ये हो गया 5। M23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ डिलीट। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ डिलीट। 1 -1 -2 0, तो 0 -2 -1 2 -2, ठीक है। M31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कितना होगा? -1 2 3 5, कितना हो जाएगा? -5 और -6 -11, ठीक है। M32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट। 1 2 3 5 1 2 2 5, कितना हो जाएगा? 5 -4 1। M33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ डिलीट। 1 -1 2 3 3 -2, ये कितना हो जाएगा? 5। ये निकल गया आपका उपसारणिक। अब आइए सखंड। सखंड यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर, यहां पर आपको शॉर्टकट सखंड निकालने का शिकायत है। सी क्या बोले थे? सारा माइनर लिख दीजिए। माइनर लिखिए। 3 12 6 -1 5 -2 -11 1 5। अब क्या बोले थे? जब ये लिखने का अल्टरनेट प्लस माइनस चला दीजिए। ये क्या होगा? प्लस। लिखते नहीं है प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस का प्लस रह जाएगा, माइनस प्लस। या आप लिख भी सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, लिख दिए। अब इसको इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? 3 -12
6 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 2 -11 -1 5 हो गया। ये क्या कहला है आपका सहखंड। सहखंड अब क्या निकालना है सहखंडज। सहखंडज सहखंडज को क्या बोलते हैं एडजॉइंट इंग्लिश में एडजॉइंट। यही निकालना है ना। इसको किससे सूचित करते हैं एडीजे और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है सी का परिवर्त। एडीजे बराबर सी का परिवर्त बराबर इसका परिवर्त करिए। ये है आपका R1 तो इसको C1 है। 3 -12 6 1 5 2 1 5 2 -11 -1 5 आंसर सहखंड हो गया। बात समझे। सहखंडज निकालने का तरीका आपको सहखंड का परिवर्त कर दीजिएगा तो सहखंड हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अगर सहखंडज पूछा है तो उपसारणिक सहखंड सहखंडज। बात समझे कि नहीं। ठीक है। अब बाबू आइए एक क्वेश्चन सेकंड करते हैं। अवयव A11 A12 A21 A22 का सहखंडज निकालें। 2 कोटि का। इससे पहले वाला 3 कोटि का था अब एक 2 कोटि का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लेट माना कि A बराबर मान लीजिए A11 A12 A21 A22 लिख दिए। ठीक है। सबसे पहले उपसारणिक उपसारणिक यानी माइनर। उपसारणिक यानी माइनर। आइए माइनर कैसे तो क्या बोले थे M11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को डिलीट कीजिए। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को डिलीट क्या बचा A22। तो A22 का आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं A22 सारणिक A22 बराबर A22 या डायरेक्ट लिखिए इतना करने का जरूरत नहीं है A22। अब आइए M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट A21 M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट A12 और M22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट A11। ये हो गया उपसारणिक। उसके बाद सहखंड यानी कोफैक्टर C इस सब को लिख दीजिए A22 A21 A12 और A11 और क्या बताया था आपको प्लस माइनस। यहां पर प्लस है तो माइनस यहां पर माइनस है तो प्लस। प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है A22 माइनस A21 माइनस A12 A11 ये निकल गया आपका बाबू सहखंड। और सहखंड के बाद क्या निकालते हैं हम लोग सहखंडज। सहखंडज एडजॉइंट इसको किससे सूचित करते हैं ADJA। ये C डैश होता है C का परिवर्त कर लीजिए परिवर्त A22 और ये वाला यहां पर लिखाएगा माइनस A21 A12 माइनस A12 और यहां पर हो जाएगा A11 हो गया। ठीक है। समझ गए। अब देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 कोटि के लिए एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट जिसे आपको दिया हुआ है A अवयव A11 A12 A21 A22
देखिएगा इसका शॉर्टकट बाबू, ये दिया, इसका डायरेक्ट आप एडजॉइंट लिख सकते हैं। ये दोनों को देखिए, मुख्य विकर्ण के अवयव, इनका स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कर दीजिए इनका। ये यहां पर चला जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा इनका। ये दोनों अवयव का चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन, इनका आप चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए। जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक है धनात्मक, मतलब एडजॉइंट है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ADJA बराबर क्या बोले हैं, इन दोनों का स्थान परिवर्तन, यहां पर आ जाएगा A22, यहां पर आ जाएगा A11, इनका चिन्ह परिवर्तन -A12, यहां पर A21 माइनस के साथ, देखिए ठीक है, मिलाकर देखिएगा इससे सेम है। तो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप सौखंडज ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपको जरूरत हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये दिया गया है A 1 2 -3 4, इसका क्या है कि एडजॉइंट क्या होगा या सौखंडज, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ADJA बराबर क्या बोले थे बाबू, इन दोनों का स्थान परिवर्तन, तो 4 ही गया, 1 ही गया, 4 1, और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन, तो माइनस क्या हो जाएगा +3, अब प्लस क्या हो जाएगा -2, हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट ADJA एडजॉइंट है। सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का शॉर्टकट तरीका है, बाकी किसी ऑर्डर का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, रहता तो मैं आपको जरूर बताता। बात समझ गए? सेकेंड ऑर्डर का शॉर्टकट है, लेकिन बाकी किसी ऑर्डर का नहीं है, किसी कोटि का नहीं है। ठीक, अब हम लोग सौखंडज पर आधारित कुछ गुणधर्म देखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म को चर्चा करेंगे। सम important properties, some important properties पर चर्चा करेंगे। पहला होता है, यदि A, n कोटि का वर्ग अवयव है, तो यदि A कोई n कोटि का वर्ग अवयव है तो A गुना एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A गुना A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू IN, डिटर्मिनेंट A इंटू IN, डिटर्मिनेंट A इंटू IN, जहां IN n कोटि का इकाई अवयव है, इकाई अवयव है। यदि A n कोटि का वर्ग अवयव है तो A इंटू एडजॉइंट A बराबर, या एडजॉइंट A इंटू A डिटर्मिनेंट A इंटू IN होगा। अब आइए इस चीज को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं बाबू। प्रूफ, अब बताइएगा, हम मान लेते हैं लेट A आपका एक 3 कोटि पर हम लोग इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। A11, A12, A13,
A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका आप लोग याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले एडजॉइंट ए बताए थे। एडजॉइंट ए क्या था? एडजॉइंट ए में क्या आया था बाबू? ये C का परिवर्त है, तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, अब हम लोग गुना करते हैं A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A। देखिएगा ध्यान से, A11, A21, A31 किससे गुना होगा? C11 से। C11 प्लस 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 A12, A22, A32 किससे गुना होगा? C12 प्लस प्लस प्लस। यहां पर देखिएगा A13, A23, A33 किससे गुना होगा? C13 एक पूरा खत्म। फिर से यहां से शुरू होगा A11, A21, A31 किससे गुना होगा? C21 प्लस 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 A12, A22, A32 C22 प्लस 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 A13, A23, A33 तो C23 फिर एक बार कंप्लीट, फिर शुरू से A11, A21, A31 किससे मल्टीप्लाई होगा? C31 प्लस 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 A12, A22, A32 ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 32 प्लस 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 A13, A23, A33 किससे मल्टीप्लाई होगा? C33 ये मल्टीप्लाई हो गया सब। अब बताइए आप लोग, क्या मैंने आप लोगों को सौखंड पढ़ाया था तो 2 नोट लिखवाया था, 3 नोट। तो पहला दूसरा नोट बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्या बताए थे? पहला नोट में अगर किसी आव्यूह के अव्यय, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अव्यय को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, सौखंड के किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से गुना करके योग किया जाए तो उसका मान 0 के बराबर होगा, और समान से गुना करने पर उसका मान उस आव्यूह के सारणिक के बराबर होता है। तो देखिएगा इसको ध्यान से, A11 C11 समान, A12 C12 समान, A13 C13, अरे ये तो समान है, तो इसका मान इसके सारणिक के बराबर होगा, तो ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ये देखिए अन्य से गुना है तो ये 0, ये भी अन्य से गुना है तो ये 0, ठीक है। ये अन्य से गुना है तो 0, ये समान में गुना है तो डिटर्मिनेंट ए। ये बाबू अन्य में गुना है, देखिएगा ये अन्य है, ये अन्य है, ये समान है, तो 0 0 डिटर्मिनेंट है। अब बताइए बाबू इसमें से क्या कॉमन होगा? ये है आव्यूह, आव्यूह में किस चीज उभयनिष्ठ क्या है? तो देखिए 0 के साथ सब कुछ उभयनिष्ठ होता है, 0 के साथ डिटर्मिनेंट है, क्योंकि 0 गुना डिटर्मिनेंट है। जैसे मान लीजिए यहां पर 5 5 5 है तो 0 गुना 5 5 ही आएगा, 0 आएगा।
तो इसके साथ क्या आपको दिख रहा है कि उभयनिष्ठ डिटर्मिनांट है, सबके साथ डिटर्मिनांट ए को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या कहलाएगा बाबू, ये I3 है, 3 कोटि का इकाई आयु। तो डिटर्मिनांट ए बराबर क्या हो गया I3। देखिए तो आया कि नहीं, डिटर्मिनांट ए इंटू आई एन, एन क्या है अवयव ए का कोटि, ए का कोटि कितना है 3। यहां पर प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से जाकर देखिएगा। अगर समान में गुना है अवयव और सखंड, समान अवयव और सखंड में गुना है तो उसका मान डिटर्मिनांट को अलग से गुना करके, अलग वाले का गुना करके जोड़ा गया है तो उसका मान 0 के बराबर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप इन दोनों का भी गुना कीजिएगा तो डिटर्मिनांट ए इंटू आई एन के बराबर आएगा। बात क्लियर है, समझ में आया? ठीक, अब आइएगा बाबू सेकेंड प्रॉपर्टी करते, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। यदि ए तथा बी दो समान कोटि की वर्ग आयु हैं तो डिटर्मिनांट ए गुना बी, डिटर्मिनांट ए गुना बी, ए और बी को गुना कर दीजिए दोनों आयु और तब उसका आप डिटर्मिनांट निकाले, उसका मान डिटर्मिनांट ए इंटू बी के बराबर होता है। अब बोलिएगा कि इसका प्रूफ कैसे होगा, तो एग्जांपल से किया गया है, अदरवाइज इसका कभी और तरीका नहीं है प्रूफ करने का। एग्जांपल लिया गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया ए मान लीजिए ले लिया गया 1 2 3 4, बी ले लिया गया मान लीजिए 2 1 4 5 ऐसे। ठीक है, अब ए गुना बी कर दीजिए, ए इंटू बी, देख लीजिए बाबू, तो 1 3 मल्टीप्लाई होगा 2 2 से, प्लस प्लस 2 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 से, 1 गुना 1 3 गुना होगा 1 से, प्लस प्लस 2 4 गुना हुआ 5 से। ठीक है, अब बताइए a इंटू बी का मान निकल गया, ए बी का मान निकल गया, आयु ए बी का मान 4 दूनी 8 2 10, 4 चौका 16, 16 6 22। ठीक है, 5 दूनी 10 1 11। ये बताइएगा 5 चौका 20, 20 3 23, 23 निकल गया। ठीक है, ये आपका ए बी का मान निकाल। अब ए बी का सारणिक निकाल लीजिए, ए बी का सारणिक क्या होगा 10 11 22 23। ठीक है, इसका मान 10 गुना 23 माइनस 22 गुना 11, तो ये कितना हो जाएगा 230 माइनस 242, घटने पर कितना हो जाएगा -12। डिटर्मिनांट ए बी का मान -12। ठीक है, अब आइए डिटर्मिनांट ए का मान निकालते हैं। डिटर्मिनांट ए, तो इसका डिटर्मिनांट 1 2 3 4, 1 गुना 4 माइनस 3 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2। डिटर्मिनांट बी का मान निकालें, 2 1 4 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 गुना 5 माइनस 4 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 6। इसलिए डिटर्मिनांट ए गुना डिटर्मिनांट बी क्या हो जाएगा -2 गुना 6 यानी -12। देखिए सेम आ रहा, हेंस अतः डिटर्मिनांट ए इंटू बी का वैल्यू डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट बी होगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये गुणधर्म है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद कीजिएगा। ठीक, अब आइए बाबू एक प्रॉपर्टी 3 करते हैं। प्रॉपर्टी 3, यदि ए n कोटि का वर्ग आयु है और ये बात याद रखिएगा डिटर्मिनांट ए
नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताइए, एडजॉइंट ए का, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले उसका क्या निकालिएगा? उपसारणी, 100 खंड, 100 खंडज, तब उसका डिटर्मिनेंट। 4 चीज निकालने के बाद आप आंसर दीजिएगा, रहेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। तो कैसे कीजिएगा? ये तो 4 चीज निकालना बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी को यूज कीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1, n-1। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है बाबू, अभी हम लोग प्रॉपर्टी 1 में पढ़ रहे थे, या याद होगा आप लोगों को, प्रॉपर्टी 1 में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे? आपको पढ़े थे a इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन के बराबर होता है, बताए थे। और आपको पहले चैप्टर में ही आपको कराए थे एक प्रॉपर्टी, याद होगा कि k इंटू ए का मान होता है k के पावर n डिटर्मिनेंट ए, ये भी प्रॉपर्टी करा चुके हैं। k जहां पर क्या होता है? अदिश राशि, एक संख्या। अब आइए, दोनों पक्षों में सारणिक लेने पर, दोनों पक्षों के सारणिक करने पर दोनों पक्ष, तो यहां पर सारणिक लिखते ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रॉपर्टी 2 बताइए। ए क्या है? एक आव्यूह है। एडजॉइंट ए क्या होता है? एक आव्यूह होता है। क्या? सी का परिवर्त, एक आव्यूह। तो 2 आव्यूहों के गुना का डिटर्मिनेंट, अभी प्रॉपर्टी 2 में बताया था, डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, बी है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब बताइए, ये भीतर वाला डिटर्मिनेंट ए क्या है? एक संख्या होगा, 5, 10, 8, कुछ इस तरीके का संख्या, यानी एक अदिश राशि के की तरह। तो जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए, और क्या होगा इसके पावर में? n इंटू डिटर्मिनेंट आई एन। और इसका मान आप लोग को सिखा है 1 होता है, 1। तो एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए के पावर n इंटू 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए बराबर, जब आधार बराबर हो तो पावर सब्सट्रैक्ट, यहां पर पावर में क्या है? n, यहां पर पावर में क्या छिपा हुआ है? 1, तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा n-1। बस यही काम कर देना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है क्या बाबू? ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी, अव्युत्क्रमणीय एवं व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसको कहते हैं? देखिएगा, एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। डिटर्मिनेंट ए का मान अगर 0, सारणिक का मान 0 के बराबर है तो वो आव्यूह का नाम होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि
डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए का मान शून्य के बराबर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट दो ये आपके परिभाषा है गुण के आधार पे, इसको ध्यान में रखिएगा। इस पे आधारित क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए बराबर x 2 4 8 एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो x का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यदि ए एक आव्यूह दिया, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, आप क्या लिखिएगा, चूंकि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या होगा, 0। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0। तो बताइएगा x 2 4 8 0, इसका मान निकालिए। 8x माइनस 8 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर 8 कट गया, एक बार में x का मान 1। आंसर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0। ठीक है, क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब आइए बाबू प्रॉपर्टी 5 पढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है सब चीजें। किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, ये चीज आव्यूह के चैप्टर में भी हम आपको पढ़ाए हैं। आप लोग थोड़ा सा उसे देखिएगा, आव्यूह के चैप्टर में इसके विषय सेम वही चीज यहां पर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का एक अलग तरीका है। यहां पर क्या कर रहा है कि n कोटि का कोई एक वर्ग आव्यूह a है, n कोटि का एक वर्ग आव्यूह a है, तो एक अन्य आव्यूह जिसकी कोटि n के बराबर ही है, a के बराबर हो, a आव्यूह के बराबर एक अन्य आव्यूह b इस प्रकार परिभाषित है कि a इंटू b बराबर b इंटू a बराबर in, जहां in n कोटि का इकाई आव्यूह है, तब b को a का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं तथा इसे a इनवर्स a के पावर -1 से सूचित की। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको a इनवर्स पढ़ते हैं, इसको हम लोग a इनवर्स या a का प्रतिलोम पढ़ते हैं। b बराबर क्या होगा बाबू, a के पावर -1, तो a b के जगह पर रख दीजिए, इसलिए a इंटू a इनवर्स या a इनवर्स इंटू a बराबर in आता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका परिभाषा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह का। a इंटू बी, ऐसा एक आव्यूह मिलेगा b जिसको गुना कीजिएगा उसके साथ तो ये in बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए आप बाबू, एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जैसे a इज इक्वल टू मान लीजिए 2 7 3 7 5 2 हम ले लेते हैं एक आव्यूह, तथा एक बी आव्यूह ले लेते हैं b, मान लीजिए यहां पर -5 -7 -2 -3 यहां पर कर दिए, एक बी आव्यूह ले लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए a और b, अब गुना करके देखिए a इंटू बी, 3 2 किससे गुना होगा, 5 5 प्लस प्लस 7 5 किससे गुना होगा, -2 -2, फिर 3 2 किससे गुना होगा, -7 -7,
प्लस प्लस, फिर 7 5 किससे गुना होगा? 3 3, 7 5 गुना होगा 3 3। देखिए क्या आ गया, 5 15, 7 दूनी 14, 1 -14 है, -2 है तो -1। ये देखिएगा -7 और 3 17 का 21, -21 प्लस 21 0। यहां पर 5 दूनी 10, -10 0। फिर देखिए ये क्या, 5 15, 7 14 1, ये क्या आ गया? IN यानी I2 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार बाबू अगर आप लोग B इंटू ए भी कर देखिएगा खुद से, तो इसका मान आपको 1001 आ गया। तो आप लिखिएगा चूंकि A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर I2 है, इसलिए B को हम लोग A का प्रतिलोम कहेंगे। B अवयव क्या कहलाएगा? A का प्रतिलोम। ठीक है, B अवयव को हम लोग A का प्रतिलोम कहते हैं। बात समझ में आ गया बाबू? ठीक है, अवयव के ये आपको समझ में आ गया कि व्युत्क्रम होने के लिए ये शर्त याद रखना होगा, A गुना B बराबर B गुना A बराबर IN हो, तभी B अवयव A का प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बाबू प्रॉपर्टी 6, यदि A तथा B समान कोटि की वर्ग अवयव है तो याद रखिएगा A गुना B का व्युत्क्रम बराबर होगा B का व्युत्क्रम गुना A का व्युत्क्रम। ये प्रॉपर्टी को एकदम बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, A गुना B का व्युत्क्रम बराबर B का व्युत्क्रम गुना A का व्युत्क्रम होगा। ये चीज आपको अवयव वाले चैप्टर में मैंने प्रूफ किया था, यहां पर हम आपको लिख देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसका भी प्रयोग हो सकता है, इसका भी प्रयोग आप लोग के सामने आए। आपका बाबू याद रखिएगा 7वां प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रॉपर्टी, A का व्युत्क्रम हमेशा A के बराबर होता है। A के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम हमेशा A के बराबर होगा। A का व्युत्क्रम कीजिए, फिर से व्युत्क्रम कीजिएगा तो उसका मान A के बराबर होता है। समझ में आया? ये दोनों प्रॉपर्टी आपके अवयव चैप्टर में किया गया है, यहां पर मैंने लिख दिया, फिर से यहां पर भी इसे रखिएगा। ठीक है, आइए प्रॉपर्टी 8 को सिद्ध करते हैं। यदि एक वर्ग अवयव A के प्रतिलोम का अस्तित्व है, किसी वर्ग अवयव A का, तभी आप प्रतिलोम या व्युत्क्रम या इनवर्स निकाल सकते हैं जब वो व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय कहने का मतलब क्या होता है बाबू? व्युत्क्रमणीय अवयव हो, इसका क्या मतलब है? अभी परिभाषा निकलवाए हैं, यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तभी अवयव का व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। अब व्युत्क्रमणीय होगा तभी उसका व्युत्क्रम होगा, और व्युत्क्रम का फॉर्मूला होगा A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटा में डिटर्मिनेंट A। आइए इसको प्रूफ कर। अभी आप लोगों को मैंने व्युत्क्रम का परिभाषा लिखवाया था, A इंटू बी बराबर B इंटू A बराबर IN। ये होगा जहां B बराबर क्या होगा? A इनवर्स। ठीक है, ये पर तो चूंकि A इंटू बी बराबर क्या है? IN। अब डिटर्मिनेंट लगा दीजिए दोनों तरफ, A इंटू बी बराबर डिटर्मिनेंट IN। यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B बराबर 1। बताइए, दो चीजों का गुना एक आ रहा है तो कभी भी ये इसमें से कोई चीज 0 होगा? ये दो चीज है, मान लीजिए दो संख्या है, दो संख्याओं का गुना 0 आ रहा, वो 1 आ रहा है, तो क्या ये कभी संख्याएं 0 होंगी? नहीं होंगी। इसलिए डिटर्मिनेंट A कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए A एक व्युत्क्रमणीय अवयव है।
अवयव है। ये बात सिद्ध हो गया कि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, तभी उसका आप व्युत्क्रम निकालेंगे। और व्युत्क्रम होगा क्या, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। ये हो गया पहला समीकरण। और एक चीज आप लोगों को पढ़ाए हैं कि ए इंटू एडज्वाइंट ए, और एडज्वाइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनांट ए इंटू आई एन। सब में डिटर्मिनांट ए से भागा दे दीजिए, डिटर्मिनांट ए से भागा दे रहे हैं। ए इंटू एडज्वाइंट ए बटा में डिटर्मिनांट ए, यहां भी कर सकते हैं, हम यहां पकड़ दे रहे हैं। एडज्वाइंट ए बटा में डिटर्मिनांट ए इंटू ए बराबर आई एन। ये हो गया समीकरण एक। समीकरण एक तथा दो को तुलना करने पर थोड़ा देखिएगा, तुलना कीजिए। ए गुना बी, तो ये क्या कहलाएगा, बी बराबर बी गुना ए बराबर आई एन। इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट ए बटा में डिटर्मिनांट ए। अब बी क्या कहलाता है, ए इनवर्स। इसलिए ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए बटा में डिटर्मिनांट ए, जहां डिटर्मिनांट ए 0 नहीं है। हो गया प्रूफ। आप किसी चीज का एडज्वाइंट सखंडज निकाल लीजिए और डिटर्मिनांट निकाल लीजिए। डिटर्मिनांट ए से आप भागा दे दीजिएगा उसके सारे अवयव में, तो जो बचेगा वो ए इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, ए इनवर्स। समझ गए बात को, ए इनवर्स कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ए इनवर्स कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को आपको क्या रखना है, एकदम दिमाग पे रखना है, इसको भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को आपको भूलना नहीं है ये। अब आइए बाबू, प्रॉपर्टी 9, आपको कोई डिटर्मिनांट ए इनवर्स का निकालने को कहे। ए इनवर्स का डिटर्मिनांट निकालिए। ए इनवर्स क्या, एक अवयव है, एक नया अवयव है, उस नए अवयव का डिटर्मिनांट बताइए। तो क्या पूरा कीजिएगा, सबसे पहले आप उपसारणिक, सखंड, सखंडज, फिर उससे ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स का डिटर्मिनांट ना, इसका एक प्रॉपर्टी होता है ए इनवर्स, इसको 1/a भी कर सकते हैं बाबू, या ए इनवर्स के पावर -1, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं ए इनवर्स बराबर क्या होगा, एडज्वाइंट ए बटा में डिटर्मिनांट ए। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ए बटा में 1 डिटर्मिनांट ए इंटू एडज्वाइंट ए है। अब बताइएगा 1 डिटर्मिनांट ए, ये क्या है, एक अदिश राशि है, और ये क्या है, एक अवयव है। अब हम इसमें डिटर्मिनांट लगाते हैं। डिटर्मिनांट ए का इनवर्स बटा में डिटर्मिनांट 1 डिटर्मिनांट ए इंटू एडज्वाइंट ए। आप लोगों को पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं कि डिटर्मिनांट के इंटू ए बराबर होता है के के पावर एन डिटर्मिनांट ए, याद होगा। तो ये तो एक क्या हो जाएगा, ये बाहर निकला, ये के है तो बाहर निकला, तो 1 में डिटर्मिनांट ए के पावर एन इंटू डिटर्मिनांट एडज्वाइंट ए। अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी कराया है इसका, 1 में डिटर्मिनांट ए, क्या है इसका वैल्यू, डिटर्मिनांट ए के पावर n-1। देखिए जब आधार बराबर हो तब पावर को हम लोग घटा देते हैं, पावर में चीजों को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनांट ए के पावर n-1 माइनस n कट गया, तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनांट ए के पावर -1 इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए के पावर -1। इसलिए डिटर्मिनांट ए के पावर -1 इज इक्वल टू ए के पावर 1 डिटर्मिनांट ए। ठीक है,
इस प्रॉपर्टी को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है इस प्रॉपर्टी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है। ठीक है बाबू। 10वां प्रॉपर्टी देखिएगा बाबू, 10वां प्रॉपर्टी एडजॉइंट A इंटू बी, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है। देखिएगा इसको, अभी आप लोगों को पढ़ाए थे और अवयव वाले भी चैप्टर में a इंटू बी का इनवर्स बराबर b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। अब बताइए ए बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी बटा में डिटर्मिनेंट ए बी, ये इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी बटा में डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a इंटू बी का वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है। ये बाबू संख्या, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 6। तो ये मान लीजिए इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपको, एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू आपको बच गया, एडजॉइंट बी, पहले एडजॉइंट बी लीजिएगा इंटू एडजॉइंट ए कीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स है, ये ध्यान दीजिएगा ये बात को, पहले एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होगा। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर्टी 10 समझ में आ गया। आइए बाबू प्रॉपर्टी 11 देखते हैं। प्रॉपर्टी 11, इसका प्रूफ कोई जरूरी नहीं है। यदि ए एन कोटि का वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए का मान पूछेगा, 2 बार एडजॉइंट निकालने को कहेगा। एक अवयव ए दे दिया आपको और कहे कि एक एडजॉइंट निकला तो एक नया अवयव बन गया, इस अवयव का फिर से एडजॉइंट निकालो, तो क्या 2 बार निकालिए, कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। माइनर आपका क्या बोलते हैं, उपसारणिक, सौखंड, सौखंडज, फिर एडजॉइंट हो गया सौखंडज, फिर उस सौखंडज का फिर से आपको निकालना होगा उपसारणिक, सौखंड, सौखंडज, बहुत बार। लेकिन इस फॉर्मूला से निकालिएगा डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस 2 इंटू ए, तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए ए तो क्या है, अवयव है, आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, बहुत आसान बात है। n क्या होगा, कोटि होगा, कोटि में से घटा दीजिएगा और डिटर्मिनेंट से a में गुना करके आप निकाल लीजिए। ये अवयव है बाबू, अवयव निकाल लीजिएगा। इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से कीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए बाबू, मान लीजिए आपको यदि a दे दिया जाए, a 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 1, यदि a बराबर इतना है तो एडीजे ए ज्ञात करें। अगर यह आप गुणधर्म नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये गुणधर्म नहीं जानते हैं, इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बाबू। अगर इसका गुणधर्म नहीं जानते तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन 4। तो देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, किसके अनुदिश प्रसार किया जाए, तो इसमें एक 0 है, इसी के अनुदिश प्रसार कर दीजिए, क्या दिक्कत है क्या, चाहे इसके कर दीजिए, नहीं माने तो इसके 1, ये और ये गया 3 5 0 1 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा +1, ये और ये गया 2 5 माइनस 2 1, फिर +2 प्लस माइनस प्लस 2 3 माइनस 2 0। अब देखिएगा ये 3 माइनस 0 प्लस 2 और प्लस 10 2 0 और 3 दूनी 6 माइनस प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 12 और 6 दूनी 12
12 दूनी 24 और 3 27। डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब बताइए आपको क्या निकालना है, चूंकि एडीजे ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 इंटू ए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है 27, ये है 3 है, n-2 यहां पर कितना है बाबू 3, तो 3 - 2 और ए का मान है आपका 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। ये 3 - 2 1 हो जाएगा, 27 में भीतर से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 - 27, 27 दूनी 54 54 81, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ लगा 3, 7 × 14 3 27 पहुंचे ना जी, 27 पे 7 पहुंचे 35 के 5 हाथ लगा 3, 5 में 10 और 3 13 -54 0 27 आंसर। बस यही काम कर देना है। क्वेश्चन 4 ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 27। ठीक है, अब आइएगा प्रॉपर्टी 12 को देखते हैं। यदि ए n कोटि का वर्ग आयु है तो आपको डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का पूछे तो डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 का स्क्वायर। ये एकदम फॉर्मूला को याद रखिएगा, आप लोग एयरफोर्स नेवी सबका एग्जाम दीजिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन 5 होगा, क्वेश्चन 5 बाबू, यदि ए बराबर 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 है तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का वैल्यू निकाल लीजिए, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कीजिएगा। देखिएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका डिटर्मिनेंट 27 कैलकुलेट किया था, वही है। आप जानते हैं चूंकि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर, यानी 27 n 3 - 1 का होल स्क्वायर यानी 27 का पावर 4 आंसर, 27 के पावर 4 आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया आप लोग को? ये बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी, इन सब के फॉर्मूला को याद रखिए और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इन सब के प्रूफ का जरूरत नहीं है, ये सब चीजें प्रॉपर्टी आपका 11 12 एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको बहुत फायदा आप लोग को करेगा इसका। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। एक आध बार आपका बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको काम करेगा ये सब चीज। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी समाप्त होता है आप लोगों का। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, यदि ए बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा हुआ है A 0 0 0 B 0 0 0 C है तो A इनवर्स ज्ञात करें। देखिएगा तो अब आपको छठे नंबर क्वेश्चन में कैसा अवयव दिए हैं, ये एक विकर्ण अवयव है। विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सब 0 है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले आपको उपसारणिक इसका निकालना होगा, उपसारणिक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उपसारणिक, उपसारणिक क्या होगा, M11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को डिलीट, B0 0 C कितना आएगा मान BC। M12 दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को डिलीट, 0 0 0 C कितना होगा 0।
M13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को डिलीट 0B00 कितना हो जाएगा 0। M21 पहली M21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को डिलीट 000C 0। M22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को डिलीट A00C तो यहां पर क्या हो जाएगा AC। ठीक है बाबू। अब बताइएगा M23 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को डिलीट A0000 हो गया। M31 तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को डिलीट 00B00। M32 तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को डिलीट A0000। M33 तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को डिलीट A00B AB। आपका उपसारणिक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं सहखंड। सी सबको लिख देते हैं, आपको बताए थे BC 0 0 0। यहां पर क्या हो जाएगा AC 0 0 0 AB। क्या होगा देखिएगा प्लस तो लिखते नहीं, प्लस माइनस लिख भी दीजिएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए इसके इक्वल टू BC 0 0 0 AC 0 0 0 AB। ठीक है बाबू, ये हो गया सहखंड। तो एक आसान तरीका है, मान लीजिए यहां पर क्या, जहां ये सिर्फ विकर्ण अवयव का एक तरीका बताते हैं आप लोग को, ऐसा दिया रहेगा आपको, ये सब 0 रहेंगे और यहां पर, तो यहां पर लिखना डायरेक्ट C लिख सकते हैं आप लोग। C लिखना है तो A को छोड़ के इन दोनों को गुना करके लिखे तो BC। यहां पर लिखना है तो क्या लिखे, B को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा AC। यहां पर लिखना है तो AB। अब बाकी जगह 0। ठीक है, अब आ जाइए सहखंडज। एडजॉइंट ए यानी सी डैश कीजिए, इसका आप कीजिए तो क्या आ जाएगा BC 0 0 0 AC 0 0 0 AB। देखिएगा बाबू, ठीक है, वही आ गया जो ये था। अब आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा A0 0 0 B0 0 0 C। आप लोग को बताए थे विकर्ण अवयव के डिटर्मिनेंट यानी सारणी किसका गुना होता है, गुना कर दीजिएगा ABC। अब बताइए A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटा में डिटर्मिनेंट ए। एक बटा डिटर्मिनेंट है तो क्या हो जाएगा A इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ABC इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ये है BC 0 0 0 AC 0 0 0 AB। अब बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग 1 बटा ABC से भागा दीजिए तो यहां पर क्या आएगा 1 बटा BC बटा में 1 बटा ABC। क्या होगा BC बटा में ABC 0 बटा में ABC 0 बटा में ABC 0 बटा में ABC AC बटा में ABC 0 बटा में ABC 0 बटा में ABC 0 बटा में ABC AB बटा में ABC। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर BC कट गया, ये तो 0 हो जाएगा 0 0 AC कट गया, यहां पर AB कट गया, ये सब तो क्या बचा A इनवर्स। कितना बचा बाबू देखिएगा, ये क्या होगा 1 बटा A 0 0 0 1 बटा B 0 0 0 1 बटा C।
यानी ए इनवर्स बराबर ए के पावर -1 ए इनवर्स 0 0 0 बी इनवर्स 0 0 0 सी इनवर्स। आंसर देखिए, समझ में आया? इसका इनवर्स विकर्ण अवयव का क्या होगा? डायरेक्ट ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स, बाकी सब वही लिख देना है। सिर्फ ये विकर्ण अवयव के साथ नियम है, बाकी सब के साथ नहीं। बाकी सब के साथ इस तरीके का तरीका कीजिए तब आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, अब आप लोग बाबू घर पे ही है। अब आप लोग एनसीईआरटी का 4.5 प्रश्नमाला का सारा क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट इसका जो वीडियो अपलोड करेंगे इसका प्रश्नमाला करेंगे। ठीक है, पहले आप इस प्रॉपर्टी को कीजिए, इससे रिलेटेड जितना भी आपसे बन सके एनसीईआरटी के 4.5 उस सारे क्वेश्चन को कीजिए। नेक्स्ट हम आपको 4.5 आपका अपलोड करेंगे, आप लोग उससे मिला लीजिएगा, जो नहीं बनेगा उससे बना लीजिएगा। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जो नहीं बनेंगे इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का 4.5 का हुआ। एक ही वीडियो अपलोड करेंगे हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में। क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उतनी अंग्रेजी सब कोई जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग उससे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। एक वीडियो 4.5 से हम अपलोड करेंगे कुछ दिन में, 1 या 2 दिन में आप लोग का वीडियो आ जाएगा। पहले इसको बढ़िया से कर लीजिए और करने के बाद आप अपना एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिए प्रश्नमाला 4.5 को। देखिएगा लगभग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और आपको बन जाएगा क्वेश्चन। जो नहीं बना फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप आसानी से उसे बना लीजिएगा। मुझे अनुमान है कि लगभग क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कुछ फंसा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप लोगों को। ठीक है बाबू, अब आप लोग बाबू थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नए अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, और नए अपडेट्स पे आप लोग वीडियो को देखते रहिए और उसे फॉलो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमसी ऑनलाइन क्लासेस।